दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ये पंक्तियां सुनी होंगी कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मान करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सुनने में बड़ा साधारण लगता है, किंतु इसके पीछे बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। आप सोचेंगे कि इन पंक्तियों को उद्धृत करने का मेरा उद्देश्य क्या है, तो मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा। आज हमने ये समाचार पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोबारा शपथ ली और उसके लिए लखनऊ के एक बड़े स्टेडियम में बहुत भव्य समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के बड़े बड़े उद्योगपति, साधु संत और अनेक विशिष्ट हस्तियां उपस्थित थी। एक समय ऐसा था जब शपथ ग्रहण समारोह किसी सरकार का राजभवन में हुआ करता था, किंतु बीते कुछ दशकों से हमारे देश के नेताओं को ये शौक पैदा हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है एक सार्वजनिक जलसे का रूप उसको दिया जाए। खैर, जनतंत्र में जनता की भागीदारी का यह भी एक तरीका है, किंतु योगी जी के मंत्रिमंडल के बारे में और मंत्रियों के जो नाम आए वो ठीक है, वो तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किसी मंत्री बनाए, विधायकों में से ना बनाए। उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी हैं जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव हार गए, किंतु उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर दोबारा आसीन कराया गया। अब वो या तो विधान परिषद के माध्यम से विधायक बनेंगे या फिर किसी उपचुनाव को जीत करके विधानसभा में प्रविष्ट होंगे। लेकिन इस शपथ ग्रहण की जो सबसे उल्लेखनीय बात जिसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि मंत्रियों की फहरिस्त के साथ, उनके नाम के साथ, कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन राज्य मंत्री है, कौन स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है, इसके साथ जो सबसे जोर देकर के बात कही गई या बताई गई वो ये है कि इसमें इतने ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के, इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने दलित हैं, इतने वैश्य हैं, व्यवसायिक समाज के बनिए, और इतने पंजाबी और मुसलमान हैं। क्योंकि समाज में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देना सरकार का काम है, लिहाजा इस तरह की जानकारी प्रसारित की जाने लगी है। और उत्तर प्रदेश के हाल ही में संपन्न चुनाव में हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांतों और मुद्दों से ऊपर उठ करके जाति एक ऐसा मुद्दा था जिसने समूचे चुनाव को बहुत गहराई तक जाकर प्रभावित किया। बड़े बड़े विश्लेषक, पत्रकार और राजनीति के धुरंधर जानकार भी जब उस चुनाव के बारे में अपने आकलन करते थे, हम टेलीविज़न पर बहस देखते थे, जो यूट्यूब पर ढेर सारे चैनल्स आ गए हैं, उनमें भी समस्त बहस होने वाली समस्त बहसों में एक बात उभर कर सामने आती थी कि फलां जगह इतने जाति के मतदाता हैं, इन दो जातियों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, ये नेता इस जाति का है। उसके कारण से समूचे चुनाव में, यद्यपि यह कहा जा रहा है कि योगी को जो बहुमत मिला उसके पीछे जातिगत बंधनों को तोड़ करके मतदाताओं ने उन्हें समर्थन दिया, किंतु आज मंत्रिमंडल के गठन के बाद जिस तरह से यह बात प्रचारित हुई या की गई कि फला फला जाति के समुदाय के इतने इतने मंत्री परिषद में रखे गए हैं, और इस तरह से मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को, सभी जातियों को सरकार में हिस्सेदारी देने का प्रयास किया है। मेरा मानना यह है कि 21वीं सदी के भारत में जब राष्ट्रीय सरकार के मुखिया की ओर से सबका साथ सबका विकास जैसी बात की जाती है, तो फिर यह कहना कि फला फला जाति के मंत्री होने से ही उस समाज का, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, ये बात कहीं जमती नहीं है।
और मुझे लगता है कि इसी आधार पर यदि सरकारें बनेंगी और जातिगत आधार पर हम राजनीतिक समीकरण तय करेंगे, फिर समाज को टुकड़ों में बंटने से कौन रोक सकता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि एक तरफ तो हमारे राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियां जातिगत मतभेद, जातिगत दूरियां, छुआछूत, ऊंच नीच, इन मान्यताओं को नष्ट करने के लिए हमें उपदेश देते हैं, किंतु जब चुनाव लड़ने का वक्त आता है, प्रत्याशी चयन का समय आता है, वोटों का इंतजाम करने का प्रयास होता है, तब यह देकर के जाति जो है वह हमारी समूची व्यवस्था पर हावी हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि जाति राजनीति को चला रही हैं, जातियां राजनीति को चला रही हैं, या फिर राजनीति जातियों को चला रही है। क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इतना ऊपर उठ चुका है कि उसके अंदर इस तरह की संकीर्ण जो भावना है वो धीरे धीरे या तो लुप्त हो गई है या फिर कमतर होती जा रही है। हमारे सामाजिक ढांचे में भी काफी हद तक जातिगत भेद जो है वो अब सतह पर नजर नहीं आता, किंतु जो ही राजनीति की बात होती है, हम चाहें या ना चाहें, किंतु हमारे राजनेता हमें अपनी जाति की याद दिला देते हैं। अब आज योगी मंत्रिमंडल के नवनियुक्त मंत्रियों की जाति का जिस तरह से ब्यौरा सामने आया है, उसके बाद उस मंत्री के क्रियाकलापों पर हमें जब भी कभी ऐतराज होगा तो हम उसका गुणाभाग इस आधार पर लगाएंगे कि वो किस जाति का और हम किस जाति के हैं। मसलन योगी जी के पिछले कार्यकाल में जब कुछ अपराधी तत्वों के विरुद्ध काफी कड़ी कार्रवाई हुई, कुछ एनकाउंटर्स भी हुए, तो जो दुर्दांत अपराधी मारे गए उनकी मृत्यु पर संतोष जताने के बजाय बड़े नियोजित तरीके से यह बात प्रचारित की गई कि जो मारा गया अपराधी था वो फला जाति का था, मुख्यमंत्री फला जाति के हैं, लिहाजा वो इस जाति के विरोधी हैं, और फिर तमाम आंकड़े पेश किए गए कि इनके राज में इतने कलेक्टर, इतने एसपी, इतने ये, इतने वो इनकी जाति से संबंधित हैं। जब मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इनका राज हुआ करता था, तभी इस तरह की बातें उठा करती थी कि शासन और प्रशासन में कुछ जाति विशेष या कुछ जातियों को प्राथमिकता दी जाती है। किंतु अब मुझे लगता है कि जब समय इतना आगे बढ़ गया है और हम सब मिलकर के समाज को एक ऐसे मुकाम पर लाना चाहते हैं जहां की इस तरह के भेद भाव की कोई जगह ना हो, तो मुझे लगता है कि सरकार में बैठे मंत्रियों की जाति बताने के बजाय बेहतर होता अगर हमें यह बताया जाता इस मंत्री का सार्वजनिक क्षेत्र में ये योगदान है, उनकी शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर अनुभव है, ये है, और इसलिए इन्हें मंत्री पद दिया गया है। तो मुझे लगता है कि उनकी चयन को ज्यादा बेहतर तरीके से सार्थक साबित किया जा सकता था। मसलन कुछ प्रशासनिक अधिकारी, नौकरशाह जो भी हाल ही में अपनी नौकरी से निवृत्त होकर के या वीआरएस लेकर के चुनाव लड़े और जीत गए, उनमें से कुछ को योगी जी ने अपने मंत्री परिषद में जगह दी है। ऐसा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए सरकार में
कुछ अनुभवी नौकरशाह होने चाहिए। केंद्र सरकार में भी प्रधानमंत्री ने यह प्रयोग किया है और इसलिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि मुख्यमंत्री ने ऐसा किया तब तो ठीक है, किंतु जातिगत आधार पर मंत्रियों का चयन निश्चित रूप से उसका प्रचार नहीं होना चाहिए था। और जो समाचार माध्यम है उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की रिपोर्टिंग करते समय समाचार को इस तरह से पेश किया जाए जिसमें लोगों के सामने ये बात ना पहुंचे कि किसी व्यक्ति का चयन उसकी जाति के आधार पर किया गया है। हमें जब सामाजिक समरसता की भावनाओं को फैलाना है तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को हमें पृष्ठभूमि में धकेलना होगा। आज कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम बाबा साहब आम्बेडकर को इसलिए महान मानते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए काम किया और वह फला फला जाति के थे, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर आम्बेडकर की जो शैक्षणिक योग्यता थी उसने उन्हें महान बनाया। अन्यथा उस समय तो अनेक दलित ऐसे व्यक्तित्व थे राजनीति में, स्वतंत्रता संग्राम में, किंतु संविधान सभा में जिस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर आम्बेडकर थे वह पद उन्हें इसलिए दिया गया कि वे कानून के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदेशों से आए थे और जब राजनीति का मौका आया तो आप सब ये जानकर के हैरान होंगे कि डॉक्टर आम्बेडकर चुनाव हार गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जब वो चुनाव लड़ने गए तो डॉक्टर आम्बेडकर एक दलित नेता हो गए। आज जब विज्ञान का युग है और हम तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं तब हमें इस प्रकार की भावनाओं से, इस प्रकार की अवधारणाओं से बचना होगा। चुनाव के पहले छोटी छोटी जातियां जिस तरह से उभरने लगी हैं और मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए जिस तरह के जहरीले भाषण हम सुनते हैं उससे कहीं ना कहीं समाज में एक विषाक्त वातावरण बनने लगा है। राजनेता तो अपना काम करते हैं, किंतु जो समाज का समझदार पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है उसको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो बेहतर हो कि उत्तर प्रदेश के जो नवनियुक्त मंत्री हैं हम उनकी जाति को जानने के बजाय इस बात को जानें कि उनका अनुभव, उनकी योग्यता और उनका सेवा भाव कैसा है। आज के इस विषय पर हम सभी को निष्पक्ष होकर के मंथन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब बातें हमें गहराई तक प्रभावित करती हैं और जिन चीज़ों से हम बचना चाहते हैं वही हमें आकर के लपेट देती हैं। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करने फिर आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।